देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं जूही और आप देख रहे हैं अंत तक। आज हम मुलाकात करा रहे हैं मनीष देवपाल से। आप हैं आरएसएस के कर्मठ कार्यकर्ता और इनसे सीधे मुलाकात करा रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार, जिनसे मनीष जी ने क्या कहा आइए दिखाएं आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सैनी विधानसभा रायबरेली से श्री मनीष देवपाल जी। आपके लिए मैं बता दूं कि आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं और कर्मठ कार्यकर्ता हैं और आपके जो पिताजी हैं वो भी कर्मठ कार्यकर्ता जिला में सक्रिय, जिसे कहते हैं आरएसएस के, वे वहाँ पे कार्यकर्ता हैं। लेकिन अभी तक इनको कोई भी जिम्मेदारी आरएसएस से नहीं मिली, जिसके लिए इनका कहीं चर्चित नाम हो या कहीं मीडिया में सुर्खियां बने। लेकिन गरीब परिवार से लेकर कोविड से लेकर के अब तक इनके परिवार के, इनके पिताजी और आप मनीष भाई दोनों हर गरीब के मुद्दे को लेकर के अपनी चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन मीडिया में नहीं, जनता के बीच में। ये बहुत बड़ी बात है कि एक आरएसएस के एक वो कार्यकर्ता जिनको कार्य करने के बाद अगर मीडिया में जगह ना मिले या सत्ता में भागीदारी ना हो, चाहे जिला पद पर हो चाहे छोटे पद पर हो, तो समझ सकते हैं आप। लेकिन जनता के दिलों में राज करने वाले, जनता के दिलों में बैठने वाले मनीष जी, इनसे आज हम रूबरू कराते हैं आपको। तो मनीष जी, आपका मैं स्वागत करता। आप इंट्रोडक्शन दें अपना कि आप सैनी विधानसभा में किस तरह से कार्य करते हैं आरएसएस के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, प्लीज़। एक्चुअली मैं मनीष देवपाल नाम है मेरा और मैं सैनी विधानसभा 182 रायबरेली से बिलोंग करता हूं और मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं और मैं संगठन के लिए काम कर रहा हूं। लगभग 10 इयर्स हो गए आरएसएस के लिए और जनता के बीच मेरे जो भी कार्य होते हैं, जैसे गरीबों के लिए जो भी राशन उपलब्ध कराना और गरीबों की शादियों में प्रतिभाग करना, और कोविड के टाइम हमने काफ़ी सारे काम किए हैं। जैसे जो भी किसी की भी मृत्यु हुई है उसमें हम उनको अंतिम संस्कार क्रिया जो भी प्रोवाइड करा सकते थे हमारे या हमारी टीम द्वारा, वो सारे कार्य कराए गए। दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष जी कि आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं और ज़मीन से जुड़ा हुआ जो एक कार्यकर्ता होता है वह सुख से लेकर दुख तक शामिल रहता है, और वही कार्यकर्ता एक कर्मठ कार्यकर्ता भी कहलाता है। क्यों कहते हैं कि खुशी में हर कोई जाता है, गमी में लिमिटेड लोग ही हाथ को हाथ बढ़ाते हैं। आप अच्छा मनीष जी, आपको मुख्य व्यवसाय पिताजी में सुना गया है कि पिताजी जो है किसान हैं। जी, बिल्कुल सही सुना गया है। जो मेरे पिताजी हैं वो किसान ही हैं, मुख्य विषय हमारा किसानी ही है जी। और वो पूर्वजों के टाइम से चला आ रहा है। आज भी मैं नोएडा में रहकर भी जो मेरा जुड़ाव है गांव से ज़्यादा रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि आज भी जो मुख्य साधन या जो भी स्रोत है वो किसानी ही है मेरा। आपकी शिक्षा सुना है आरएसएस से संबंधित विद्या स्कूल, सरस्वती स्कूल, उसमें क्या है पूरा थोड़ी जानकर पूरी डिटेल बताइए जनता को, जिससे कि उनको पता लग सके। मनीष जी जो जनता के बीच में छाए हुए, उनके दिलों में बैठे हुए सैनी विधानसभा में, क्या वो मीडिया में भी आकर कुछ बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी। एक्चुअली जो मेरी शिक्षा दीक्षा है वो रायबरेली में ही, प्रारंभिक शिक्षा मेरी सरस्वती शिशु मंदिर जो कि संघ का स्कूल है, वहाँ से मेरी शुरू हुई। फिर उसके बाद संघ के ही स्कूल से मैंने उन्नाव जिला से 10th और 12th दोनों पास आउट किए। फिर मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो CSJM यूनिवर्सिटी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर विश्वविद्यालय से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। ये मेरी शिक्षा दीक्षा रही है। आपके पिता आरएसएस से बहुत अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आपने भी आरएसएस ज्वाइन कर रखा है शिक्षा दीक्षा लेने के बाद, और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, पिता के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और देश हित में, आरएसएस हित में, जनता हित में आप कार्य करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप इतने लंबे अरसे से एक सेवा कर रहे हैं, आपके पिता को अभी तक कहीं किसी भी स्तर पर आरएसएस ने एक जिम्मेदारी नहीं दी, तो आप समझ सकते हैं कि क्या आपको इस लायक हैं?
बिल्कुल। अगर ऐसा बोला जाए कि आरएसएस ने नहीं दी तो ऐसा कुछ नहीं है। संगठन का एक अपना पुनर्विचार होता है, एक अपनी टीम है उनकी। उनको जब लगता है कि किसी को दायित्व देना चाहिए, बिल्कुल देते हैं वो। और आरएसएस पे मुझे पूरी तरह से भरोसा है, अपने संगठन पे पूरी तरह से भरोसा है और बिल्कुल ऐसा होगा कि जल्द ही कुछ संगठन मुझे कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारी देगा। मुझे बिल्कुल विश्वास है इस बात पे कि कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारी मुझे जल्द ही मिलेगी संघ के द्वारा। मनीष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिम्मेदारी तो आपको मिलेगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर आप नोएडा में आए तो जाहिर सी बात है कि आप जिम्मेदारी को यहाँ से वहाँ तक निभा रहे हैं, गरीबों में जा करके। तो कोविड के टाइम में यहाँ से नोएडा से वहाँ तक जाना आना आपको कितना महंगा पड़ा है, या एक कह सकते हो कि कर्मठ कार्यकर्ता को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा? नहीं, एक्चुअल में होता क्या है कि जब लॉकडाउन हुआ था तो पहले हम इंतज़ार कर रहे थे कि शायद 10 डेज़ या 20 डेज़ बाद ओपन हो जाएगा। लेकिन जब हमें पता चला कि नहीं, अभी 6 मंथ इस चीज़ को लग जाएंगे या 3 to 4 मंथ भी हो सकता, कोई आइडिया किसी को भी नहीं था, ना मुझे ना किसी को भी। यहाँ तक सरकार को भी नहीं पता था कि ये जो वायरस फैला है इसका क्या रूप होगा, कैसे बदलाव करेगा और क्या होने वाला है। तो फिर मैं अपने होम टाउन मूव कर गया। तो वहाँ पे अपने लोगों के बीच में काम करने में ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मैं कुछ परेशानी झेल रहा हूँ या कुछ गलत हो रहा है। मुझसे जो भी बन पाया, जैसे भी अपने लोगों के लिए मैं कार्य करता रहा। लोगों को राशन प्रोवाइड करता रहा, गरीब बच्चों को बिस्किट्स प्रोवाइड करना, मिल्क प्रोवाइड करना, जो भी हो सकती थी सहायता राशि देना, सारा कुछ मैं करता रहा और मुझे उसमें बड़ा आनंद की अनुभूति होती थी। देखिए, आनंद की अनुभूति होती है। तो आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। अभी हमारी चर्चा ही खत्म नहीं हुई है, अभी आगे और भी चलेगी। इस खबर के प्रायोजक है दी कंप्यूटर गैलेक्सी। आप यहां से ले सकते कंप्लीट इट सॉल्यूशंस। खरीदना हो डेस्कटॉप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर लैपटॉप से जुड़ा कोई भी सामान उचित दर पर, तो आइए दी कंप्यूटर गैलेक्सी और रिफर्बिश्ड लैपटॉप तो आए। और मनीष जी, आपका कहना है कि आरएसएस से मेरे पिता भी जुड़े रहे, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, बहुत लोग जुड़े होंगे, आपको क्यों नहीं जिम्मेदारी दी? देखो, मन में कभी कभी तो सवाल निकल के आता होगा आपके और आपके पिताजी के मन में कि आखिर हम क्यों आरएसएस के लिए जुड़े हुए हैं, और आखिर सारी लाइफ ख़त्म कर दी हमारे पिताजी ने, अब हम भी करने जा रहे हैं। तो आपके मन में कहीं कसक तो रहती होगी एक? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे कुछ रहा हो कि आरएसएस ने फादर को जिम्मेदारी नहीं दी, या मैं अब जुड़ा हुआ हूँ, या फादर की पूरी लाइफ ख़त्म पे है। वो लगभग 63 ईयर्स ओल्ड हैं। तो कभी भी फादर को भी गिल्टी नहीं फील हुई कि मैं आरएसएस से काम करता रहा और मुझे जिला में या जिला का कोई पद नहीं मिला। एक्चुअली हमारा जो संगठन में जो हम काम कर रहे हैं वो किसी पद के लिए नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, मैं या मेरे पिताजी द्वारा जो भी संगठन में काम किया जा रहा है वो सिर्फ मानवता के लिए किया जा रहा है। हम देश हित पे काम कर रहे हैं, ना कि किसी पद के लिए या किसी स्वार्थ के लिए। बिल्कुल भी नहीं ऐसा सोच है हमारी कि। और रही बात पद की, तो पद जब संगठन चाहेगा हमें तो बिल्कुल देगा। ये संगठन की जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं ही नहीं हूँ, पूरे प्रदेश के अंदर बहुत लोग हैं जो संगठन के बहुत ही कर्मठ और संगठन के बहुत ही कुशल कार्यकर्ता बोला जाए। मुझसे भी लोग बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग इसमें, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो संगठन के लिए काम कर रहा हो तो उसके मन में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये पद मिलेगा तो मैं काम करूंगा। अगर ऐसी सोच रख रहे हैं जो लोग, तो ये गलत है। तो मेरा ऐसा बिल्कुल विचार नहीं है कि संगठन में किसी पद के लिए मैं या मेरे फादर काम कर रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं। जिस दिन संगठन को लगेगा कि मनीष देवपाल को कुछ पद दिया जाना चाहिए, वो बिल्कुल मिलेगा। यानी ये माना जाए कि आप आरएसएस के कार्यकर्ता होकर के गौरवान्वित महसूस करते हैं? जी बिल्कुल। बड़ी खुशी होती है कि मैं आरएसएस के लिए काम कर रहा हूँ, संघ के लिए काम कर रहा हूँ। एक्चुअली में लोगों को लगता है कि जो संघ है वो एक एक्चुअल में पार्टी विशेष से जोड़ देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं। आप आरएसएस को देखेंगे तो बहुत जगह सामाजिक कार्यों में भागीदारी जो रहती है आरएसएस संघ की, आप वो चाहे हॉस्पिटैलिटी के अंदर हो, कहीं भी अगर अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता है, तो आप बहुत सारी जगह देखेंगे जहाँ पे हमारे संघ के जो कार्यकर्ता हैं, संघी हैं, वो वहाँ पे बॉडी उठाने का, मलबा उठाने का बहुत सारे काम कर रहे होते। इसका मतलब वो ये नहीं होता है कि वो किसी पद के लिए, किसी स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमें बड़ा आनंद की अनुभूति देता है कि हम संघ से जुड़े हुए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, वाकई जो मनीष जी अपने आप में गौरवान्वित हैं वो सही हैं। उसका कारण ये है, जो देशभक्त होता है, क्या ये कह सकते हो, जो देशभक्त के साथ साथ एक अच्छी पार्टी से बिलोंग करता है, तो उनका एक एम होता है कि मुझे केवल देश के लिए और समाज के लिए ही करना है। और यही इनके जो पिताजी हैं उनकी सोच है, और वही सोच आगे विरासत में मनीष जी को भी मिली है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको गौरवान्वित होना भी चाहिए मनीष जी। साथ साथ मनीष जी, आपकी जो वहाँ पे किसानी है किस लेवल पे है? क्योंकि आप अमूमन देखा जाता है किसान को, पीछे किसान आंदोलन भी हुआ, किसान की आय बहुत कम होती है, तो आप इससे कितना सहमत हैं? हाँ, अगर ये बोला जाए किसान की इनकम कम होती है तो बिल्कुल, क्योंकि किसानी जो है एक्चुअली में पता नहीं होता ही है। मैं मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आता हूँ। आप ये नहीं कह सकते कोई बहुत बड़ी खेती का ऐसा कुछ स्रोत है, क्योंकि ये पता नहीं होता है कि बारिश होनी है, तूफान आना है, तो कई बार किसान जो लगाता है वो मूलधन भी अपना नहीं निकाल पाता है। तो जो किसान की एक लाइफ है ना, वो एक बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती है। इसको नकारा नहीं जा सकता है कि अगर कोई सोचे किसान की इनकम बहुत बड़ी है या इनके इतने बीघे खेती है तो इतनी इनकम होती है, वो तो एक किसान जानता है या उसकी आत्मा जानती है या ईश्वर जानता है कि क्या इनकम होती है। क्योंकि अगर कुछ भी अप डाउन्स होते हैं तो उसका फ़र्क बिल्कुल खेती में पड़ता है। और किसान का जो जीवन है वो एक्चुअल में जानवरों की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही इस समय, उसको पूरी रात खदेड़ते हुए बीतती है, और बहुत सारी चुनौतियां हैं जो नेचुरल चुनौती हैं। दोस्तों, बिल्कुल जैसा कि मनीष जी ने बताया कि किसान चुनौतियों से अपना जीवन व्यतीत करता है, अपनी फसल को बचाने के रात रात भर पशुओं को, जंगली पशुओं को खदेड़ता है, इसमें कूद रहा है। लेकिन इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, और जो भी जंगली पशु हैं उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा है। यहाँ मैं एक बात को स्पष्ट कर देता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो मनीष जी ने कहा है, मनीष जी एक सवाल और निकल के आ रहा है आपके लिए कि आप बहुत बड़े व्यवसाय नहीं हैं, एक किसान परिवार से हैं, तो अमूमन उस क्षेत्र में ज़्यादा किसानी होती है जी। तो वहाँ की जो किसान लोग हैं, किसानों ने कभी इकट्ठा होकर के आपके साथ ये कुछ ऐसा सरकार के लिए कहा, या सरकार ने कुछ सोचा इस किसान जो समूह है इनके लिए आपके जरिए, आपका नेतृत्व में जो आप किसान की सेवा करते हो, बच्चों को पढ़ाना लिखाने से लेकर टॉफ़ी बांटना, ये सब कर देते हो सेवा, तो कुछ आगे भी इनके परिवार के लिए भी कुछ सोचा जाए, कुछ ऐसा कोई एक लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव लाने की प्रोग्राम है? कभी आपने पत्र लिखा हो सरकार को या सरकार को रिक्वेस्ट भेजी हो? एक्चुअली जो जानवर्स की प्रॉब्लम थी, इसके लिए मेरे आवास पे कई बार लोग आए कि आप इसमें कुछ करिए। चूँकि मैं संगठन का व्यक्ति हूँ तो मुझसे जो बन सकता था वो मैंने सजेशन दिया। तो अभी योगी महाराज जी की सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार है बीजेपी गवर्नमेंट की, तो महाराज जी ने उस पर कुछ गौशालाएँ बनाई हैं। जितने आवारा पशु हैं उनको वहाँ पे ले जाया जा रहा है, जिससे किसानों को आप ये कह सकते हैं 40% सहूलियत या राहत प्रदान की गई है हमारी सरकार के द्वारा। जी दोस्तों, आप कर्मठ कार्यकर्ता आरएसएस से हैं। आरएसएस को अधिकांश लोग अपने देश में तो बिल्कुल एक कर्मठ उसमें बीजेपी का अंग समझते हैं और पार्टी समझते हैं, और हैवी पार्टी, इसमें कोई राय नहीं। लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य में, क्षमा कीजिएगा, हमारे पड़ोसी मुल्क के आरएसएस को अच्छी नज़रों से नहीं देखते। मनीष जी, आप आरएसएस कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पिता भी रहे हैं और हैं पिताजी भी। लेकिन एक बहुत कड़वा सवाल निकल कर आ रहा है, कहें तो मैं बोलूं, हिम्मत है जवाब देने का आप में? बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। आज हमारे प्लेटफॉर्म पर, यानी हमारे देश के प्लेटफॉर्म पर, हमारा पड़ोसी मुल्क ये कहता है आरएसएस एक आतंकवादी है। आपका क्या कहना है इस मामले में, बताइए। देखिए, जो हमारा पड़ोसी मुल्क हैं, ऐसे कई मुल्क हैं पड़ोस के जो ऐसा बोलते हैं। कई लोगों की अवधारणा है कि जो आरएसएस है ये एक हिंदू आतंकवादी संगठन है, लेकिन ये सोच बहुत ज़्यादा गलत है। और आपने क्वेश्चन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसका आंसर बिल्कुल देना चाहूँगा और बेवाक तरीके से देना चाहूँगा। बिल्कुल दीजिए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आरएसएस एक हिंदू आतंकवादी संगठन होता तो सबसे पहले वो मैं व्यक्ति होता
जो अपने लाखों युवा साथियों के साथ इसकी खिलाफत करने आ जाता है। तो सबसे पहली चीज़ ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आरएसएस किसी भी प्रकार से हिंदू आतंकवादी संगठन नहीं है। वो हिंदुत्व की बात करता है, ना कि किसी प्रकार के आतंकवादी संगठन को बढ़ावा देता है, सबसे पहली चीज़। और जो मुल्क ये बात कर रहा है वो पहले अपने आप में अपने को झांक के देखे। जो शिक्षा व्यवस्था प्रदान नहीं कर सकता, जो मेडिकल दे नहीं सकता। अभी आप कोविड में देखिए, अभी 2 महीने पहले इनके एक हॉस्पिटल की फ़ोटो आई हैं जिसमें 1,500 बॉडी छत पे पाई गई हैं जिनके ऑर्गन्स नहीं हैं। यहाँ तक ये अपने लोगों को खिलाने के लिए अपने ही लोगों की बॉडी के ऑर्गन्स बाहर सेल किए हैं। तो ये क्या बात करेंगे हमारे देश की। ये पहले जो घुसपैठ करते थे, जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए हैं तब से घुसपैठ बंद हो गई। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ, मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ मुझे बड़ा गर्व होता है उस गांव का नाम लेते हुए। मैं गाहरौली से बिलोंग करता हूँ। गाहरौली जो गांव है शहीदों का गांव है। हमारे यहाँ एक स्मारक है रवि रामे राकेश सिंह के नाम पे। तो हमारे यहाँ हर साल 102 बॉडी आती थी। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं तो शायद आज इस बात को 7 to 8 ईयर्स हो रहे हैं और अभी तक हमारे यहाँ कोई भी बॉडी नहीं आई। तो ये इससे बड़ा गौरव क्या हो सकता है। बॉडी आने का मतलब विस्तार से समझाइए थोड़ा सा, क्योंकि हमारी मुद्दा जो है ना वो ये है कि आरएसएस को, जो संगठन है हमारा, आरएसएस को क्यों आतंकवादी बोलता है हमारा पड़ोसी मुल्क। ऐसा क्यों, उसके अंदर क्यों दर्द होता है उसको। बॉडी आने का मतलब, सबसे पहले तो मैं आपका बॉडी आने का मतलब मैं समझा देता हूँ। एक्चुअल में पहले क्या होता था कि मैं जो पहले घुसपैठ होती थी उसमें हमारे जवान शहीद होते थे। बॉडी आने का मतलब ये है, जो शहादत होती थी। तो मेरे गांव में चूंकि 90% गांव आर्मी में है, डिफेंस में है, और इस बात का मुझे बड़ा गर्व होता है कि हमारे यहाँ लोग देश के लिए, नेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो बॉडी आने का मतलब ये हुआ कि जो शहादत थी वो अब बंद हो गई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब से आए हैं तब से किसी भी आतंकवाद गतिविधि नहीं हो रही हैं। वो चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो या कई आतंकवादी संगठन, उनकी आज दम नहीं है कि वो हमारे देश के अंदर नज़र उठा के भी देख सकें। और हम गर्व से कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। तो इसमें हमें बड़ा गर्व होता है। और रही बात आरएसएस को जो हिंदूवादी आतंकवादी संगठन बोला जाता है, बहुत ही गलत बात है। ये जो भी क्वेश्चन या जो भी आप उठा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम सनातन की बात करते हैं। हम बात कहीं भी, संगठन हमारा ये नहीं कहता कि आप आतंकवाद को बढ़ावा दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही गलत अवधारणा है। हम सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं और हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आरएसएस में दोस्तों ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आरएसएस बहुत से स्कूल चलाते हैं, शिक्षा देते हैं। जो हमारे जो कहते हैं पड़ोसी मुल्क कहते हैं कि, या पड़ोसी मुल्क जो भी कहता है कि आपके पास एक संगठन है जिसको आरएसएस नाम दिया जाता है और वो आतंकवादी है, तो ये बिल्कुल खारिज करते हैं। हम अपने चैनल से भी खारिज करते हैं, क्योंकि आरएसएस जैसा कोई नहीं। मैं फिर बताता हूँ, आरएसएस जैसा कोई नहीं। एजुकेशन देता है, आपने वहीं से शिक्षा प्राप्त की है, स्कूल से ही, आरएसएस के ही। और आज इनकी छवि क्षेत्र में क्या है वो भी छुपी नहीं है। लेकिन एक चीज है, मोदी जी जब से आए हैं तब से सीमा पर तो बहुत शांति दिखती है। एक्चुअली मोदी जी जब से आए हैं तो देश के, चाहे वो आंतरिक हिस्सा हो या बाहरी हिस्सा, आप देख सकते हैं बहुत सारे 8 साल के कार्यकाल में जो हमारी भाजपा डबल इंजन की सरकार है, वो चाहे 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद के आप केसेस देखिए, वो चाहे बलात्कार के केसेस रहे हों या दंगे रहे हों, या वो चाहे ईद कार्यक्रम रहा हो या बकरीद रहा हो, और चाहे वो होली रही हो, चाहे वो दीपावली रहे हो, चाहे वो नववर्ष रहा हो, आप कहीं भी देखें किसी प्रकार से भी कोई भी दंगा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बड़ी खुशी होती है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, मोदी जी जैसा। ये बहुत ही देश के लिए गौरव की बात है और उनके साथ काम करके हमें बड़ा ही अच्छा महसूस होता है, गौरवान्वित महसूस होता है। इसमें कोई दो राय नहीं। जब से भाजपा सरकार आई है, या यूं कहें नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व कर रहे हैं देश का, तब से अभी तक और आगे भी जब तक रहेंगे, किसी आतंकवादी की तो हिम्मत है नहीं जो पड़ोसी, चाहे पड़ोसी मुल्क में पनप रहा हो, संगठन हो या कहीं से, कि वो अंदर आकर के
किसी तरह की हरकत कर सके, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ यही कहूँगा कि अगर आरएसएस के इतने कर्मठ कार्यकर्ता हमारे देश में मौजूद हैं तो उनको और बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। जो युवा कार्यकर्ता हैं या जो भी नहीं जुड़े हैं वो भी आरएसएस से जरूर जुड़ें, क्योंकि देश भावना सनातन धर्म में होनी चाहिए। और हम सनातनी यही कहते हैं कि सबसे पहले हमारे लिए देश है, उसके बाद कोई और है। तो ये चर्चा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आगे फिर किसी ने मुद्दे पर फिर चर्चा करेंगे और साथ चलेंगे किसी न किसी मुद्दे में, किसी कार्यकर्ता के साथ या नेता के साथ। देखते रहिए अंत तक 24/7 पर।